हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने डेल्टा टी बी को कैलकुलेट किया था और ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था दैट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, यानी कि एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू द, इसको क्या बोलते थे के बी को हम, मोलर एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू में मोलैलिटी m, और मोलैलिटी m जो होती है वो हमें पता है किसके बराबर होती है, W2 बाई M2 इंटू में 1000 बाई में W1। ठीक है, तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल आ जाएगा, के बी इंटू में W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सब कुछ। या अगर हमें M2 कैलकुलेट करना हो तो हम M2 को यहाँ ले जाएंगे और डेल्टा टी बी हमारा यहाँ आ जाएगा। ये हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और कोशिश करेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का टॉपिक भी हम स्टार्ट कर दें। एक जो टॉपिक हमारा और रह गया था वो ये था, ये देखिए दैट के बी इज़ इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वेयर बाय में 1000 इंटू एल वी। क्या चीज़ है ये? अगर हमें के बी क्या है, हमारा मोलर एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट जो है, ठीक है, या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो होता है हमारा, ठीक है, या जिसको हम एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, अगर हमें उसके और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बीच में रिलेशनशिप निकालना हो तो क्या रिलेशन होता है उसके बीच में, दैट के बी इज़ इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वेयर बाय में 1000 इंटू में एल वी। ठीक है, एल वी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि जब हमें सॉल्वेंट ग्राम्स के अंदर दिया हुआ हो, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एल वी वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, किसी किसी न्यूमेरिकल के अंदर ये हो सकता है यूज़ हो जाए। अब जो एल वी होता है, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट से कैसे रिलेटेड होती है, दैट इज इक्वल टू एल वी इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय में M1। M1 क्या है, मॉलिक्यूलर मास है हमारा सॉल्वेंट का। ठीक है, तो हम अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें एल वी की जगह पे, हम क्या पुट कर सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट और डिवाइडेड बाय M1, तो M1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो उससे भी हम के बी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए R यूज़ हो रहा है। R क्या है, R हमारा वही गैस कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और अगर हमें डिग्रीज़ के अंदर टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, क्या वैल्यू पुट करेंगे, 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास R की वैल्यू। अब हम बात करते हैं टी नॉट। टी नॉट क्या है, यहाँ पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का। तो R पता चल गया आपको, टी नॉट पता चल गया। M1 क्या है, मॉलिक्यूलर मास है सॉल्वेंट का, 1000 इंटू में ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपका यूज़ हो सकता है किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर, या आपका ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है। आपको ये देखना है कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो किस के अंदर उसकी वैल्यू दी हुई है, क्या वो पर ग्राम है या वो पर मोल है। ठीक है, अगर पर ग्राम है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर पर मोल है तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पास जो फॉर्मूलाज थे, ठीक है, जो हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मैं नोट कर लूँ। हाँ जी बेटा, तो ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, एक मिनट, क्या है इस न्यूमेरिकल को आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास है, हाँ जी आप पढ़ते हैं, सॉरी। The boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. When 1.80 gram of the non-volatile solute was added in 90 gram of benzene, the boiling point raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute, and Kb for benzene is 2.53 Kelvin किलोग्राम पर मोल। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो लास्ट से आपको क्लियर क्या हो रहा है, देखिए, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूला पहले लिखा था मैंने, वही है। M2 हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है, देखिए, Kb फॉर बेंजीन इज 2.53, Kb भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से दोबारा पढ़ते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। बेंजीन का हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 353.23 केल्विन है। ठीक है, प्योर बेंजीन का। When 1.80
ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वॉज डिजॉल्व्ड। ये 1.80 क्या है, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मास है। सॉल्यूट क्या होता है, इसमें से क्या चीज़ है सॉल्यूट, W2, ठीक है। तो W2 भी हमें दिया हुआ है, कितना है 1.80 ग्राम, ठीक है। वॉज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, 90 ग्राम यानी कि हमें बेंजीन का अमाउंट भी दिया हुआ है। बेंजीन क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, यानी कि हमें क्या चीज़ दी हुई है, W1 भी हमें दिया हुआ है 90 ग्राम, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड टू 354.11 केल्विन, ठीक है। जब हमने बेंजीन के अंदर ये 1.80 ग्राम सॉल्यूट का ऐड कर दिया तो जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट रेज हो गया, बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं कितना हो गया बॉइलिंग पॉइंट, 354.11 केल्विन, ठीक है। तो यानी कि TB कितना है हमारा 354.11 केल्विन, ठीक है। तो आप अब इनको माइनस करके हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा टी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा टी भी किसके बराबर होता है, TB माइनस में TB नॉट। तो TB कितना है 354.11 माइनस TB नॉट कितना है 353.23, ठीक है। इसको आप माइनस कर सकते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, TB आ जाएगा, डेल्टा TB, ठीक है। तो अब हमारे को डेल्टा TB भी पता चल गया। अगर आप अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या क्या निकल जाएगा हमारा M2 निकल जाएगा। W2 क्या है 1.80, ठीक है, इंटू में 1000, इंटू में KB की वैल्यू दी हुई है 2.53, ठीक है, डिवाइडेड बाय में W1 कितना है 90 और डेल्टा TB को आप कैलकुलेट कर लेंगे 354.11, ठीक है, माइनस में 353.23, ठीक है। तो ये आ गया 8 और 8 एंड 0.88, ठीक है। तो डेल्टा TB कितना आ गया 0.88, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, M2 निकल आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, NCERT की न्यूमेरिकल मैंने लिया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने सेकंड न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। मैं नोट कर लेती हूँ। हाँ जी बेटा, तो ये है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। क्या दिया हुआ है देखिए, इसके अंदर 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6 इज डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन अ सॉस पैन। इसमें से देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ग्लूकोज, ठीक है। उसको हमने डिजॉल्व किया है वाटर के अंदर, यानी कि ये क्या है हमारा सॉल्यूट है, ठीक है। कितना दिया हुआ है सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब ये W2 दिया हुआ है हमें, कितना है 18 ग्राम, ठीक। और साथ में हमें इसका फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके फॉर्मूला का यूज़ करके इसका मोलर मास निकाल सकते हैं, यानी कि हम इसका M2 कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कार्बन 6 हैं तो 12 इंटू में 6 प्लस में 1 इंटू में 12 प्लस में 16 इंटू में 6, ठीक है। तो 12 6 is 72 प्लस में 12 प्लस में 16 6 is 96, ठीक है। 6 7 8 9 10 0 1 9 and 10 and 1 80, ठीक है। तो इसका M2 भी हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी कि हमें W2 भी पता चल गया और हमें M2 भी दिया। और क्या दिया हुआ है, इज डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर दिया हुआ है, यानी कि वाटर क्या है हमारा, वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट का हमें मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वाटर 1 किलोग्राम, ठीक है। तो गिवन मास मतलब W1, ठीक है। कितना है W1, 1 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया, ग्राम्स में अगर हम लिखें तो 1000 ग्राम, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल एट 1.013 बार प्रेशर। हमसे क्या पूछा है कि जब हम वाटर के अंदर ग्लूकोज को ऐड कर देंगे तो ये बताइए कि अब ये जो सॉल्यूशन बन गया वाटर का ग्लूकोज के साथ, ये कितने डिग्री सेल्सियस पे या कितने केल्विन पे ये बॉयल होगा, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें KB दिया हुआ है, ठीक है। KB भी हमें गिवन है 0.52 केल्विन, ठीक है। अच्छा, अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है TB, ठीक है। TB क्या होता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, वो हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ दी हुई है 1.013 बार प्रेशर, ये हमारा जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वही होता है। और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर
बॉयल करता है तो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है हमें पता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब है, अगर हम सेल्सियस में इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, 273 इसमें ऐड कर देंगे तो 373 केल्विन पे तो वाटर बॉयल करता है, यानी कि हमें TB नॉट भी पता है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, TB निकालना है। क्या करेंगे हम, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए हमारा जो डेल्टा TB वाला फॉर्मूला था उसका हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू में M था, ठीक है। M की जगह हम क्या पुट करते हैं, W2 बाय में यहाँ पर क्या आ जाएगा, M2 इंटू में यहाँ 1000 बाय में यहाँ पे W1, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, देखिए डेल्टा TB हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। KB हमें दिया हुआ है 0.52, ठीक, इंटू में W2 दिया हुआ है हमें 18 ग्राम, इंटू में 1000 बाय में M2 दिया हुआ है 180, इंटू में W1 भी दिया हुआ है हमें कितना है 1000 ग्राम्स, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा TB जो है आपका निकल जाएगा, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर ही लेती हूँ। हाँ जी बेटा, तो ये कितना आया है, इसको मैंने सॉल्व किया है, ये आया 0.052 केल्विन, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। सिंपल ही था, तो ये इसको बस यहाँ से 10 से डिवाइड करना था, ठीक है। तो डेल्टा TB हमारे पास आ गया। अब हमने निकालना क्या है, हमने तो TB निकालना था, ठीक है। और हमें पता है डेल्टा TB किसके बराबर होता है हमारे पास, TB माइनस TB नॉट, ठीक है। अब TB हमें पता है 0.052 और डेल्टा TB मतलब हमें पता है 0.052 और TB कितना है हमारे पास वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और TB नॉट कितना था मैंने अभी बताया 373 अगर हम पूरा लें 15 केल्विन, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इसको यहाँ ले आएँ इस तरफ, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, हमारा TB निकल जाएगा, ऐड हो जाएगी ये दोनों टर्म्स, 0.052, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, TB आ गया, यानी कि वो टेम्परेचर आ गया जिस पे कि जो वाटर का शुगर के साथ सॉल्यूशन है ये बॉयल करेगा, ठीक है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, हमारी 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा इसके अंदर, दैट इज़ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस एंड बेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल वैसी ही है जैसे ही हमने अभी पढ़ी है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, लगभग बिल्कुल सिमिलर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम, मैं नोट कर लेती हूँ। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए जिस तरीके से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो एक, ठीक है। वो क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो था वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है। इसी तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। होता क्या है, जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, कोई सॉल्यूट ऐड कर दें, यानी कि हम क्या बना दें, कोई सॉल्यूशन बना दें सपोज़, ठीक है, तो वो जो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था, फ्रीजिंग पॉइंट मान लीजिए मैं वाटर ले रही हूँ, ठीक है, और वाटर के अंदर सपोज़ मैंने ग्लूकोज मिला दी, ठीक है। तो जब तक वाटर के अंदर ग्लूकोज नहीं मिलाई थी, प्योर वाटर था, तो प्योर वाटर कितने पे फ्रीज़ करता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ करता है, ये हमें पता है, ठीक है।
या हम क्या कह सकते हैं 273 केल्विन पे वो फ्रीज़ करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके अंदर ग्लूकोज ऐड कर दें तो क्या होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। यानी कि वो वाटर, अब वाटर नहीं कहेंगे हम उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। अगर हम ग्लूकोज उसके अंदर मिला रहे हैं तो ये क्या हो गया, शुगर सॉल्यूशन बन गया। वो जो शुगर सॉल्यूशन अब बना है, ये शुगर सॉल्यूशन 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर फ्रीज़ होता है। दिस इज़ कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब कम हो जाना, दब जाना, ठीक है। जैसे बॉइलिंग इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट किसी सॉल्वेंट के सॉल्यूट के ऐड करने से बढ़ जाता था, इसी तरीके से किसी सॉल्वेंट के अंदर जब हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। इस प्रोसेस को, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी कि क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। अब इसका हम डायग्रामेटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देखते हैं। देखिए, हमारे पास जब तक सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट, उसके अंदर कुछ भी मिला नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये बात हमें पता है कि एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है किसके वेपर प्रेशर से, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पता है ये बात हमें, ठीक है। पहले हम पढ़ चुके हैं वेपर प्रेशर वाले कंसेप्ट के अंदर। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। जनरली अगर आप में से किसी से पूछें, बच्चों से पूछते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या आता है, तो वो क्या कहते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर कि कोई लिक्विड जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। कहते हैं, जनरल सी डेफिनेशन है ये, लेकिन एक्चुअली में अगर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करें तो इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर of the liquid state, liquid and the solid becomes equal, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर क्या है कि जो हमारा वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है अगर हम कहें, देखिए, मतलब दोनों स्टेट्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाती हैं। अब हम कहते हैं ना, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो वाटर है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, आइस के अंदर, और 0 डिग्री सेल्सियस ही आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट होता है। तो 0 डिग्री क्या है, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, ठीक है। तो अब जो हमारा वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का, वो वेपर प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देखिए, ये ए है, ये लिक्विड सॉल्वेंट मैंने लिया है तो इसका वेपर प्रेशर मैंने ज़्यादा दिखाया है। ये मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिखाया है, ठीक है। जब प्योर लिक्विड था तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब हमने उसके अंदर क्या मिला दिया, सॉल्वेंट के अंदर जैसे ग्लूकोज मिला दी, तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब मान लीजिए हम किसी लिक्विड को सॉलिडिफाई कर रहे हैं, उसको उसके फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा, जब लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहा है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होएगा। तो यहाँ से ए पॉइंट से जैसे जैसे हम बी पॉइंट पे मूव कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। और बी पॉइंट पे आते ही क्या हो गया, सपोज कि जो लिक्विड है वो क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। तो यानी कि बी पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है, बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो क्या टेम्परेचर है, TF0, दैट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और जैसे ही वो पॉइंट बी से, जैसे ही वो सॉलिडिफाई हो गया, कोई लिक्विड जैसे ही सॉलिडिफाई हो जाएगा वैसे ही क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर किसका होता है, लिक्विड का होता है। जैसे ही कोई चीज़ सॉलिडिफाई होगी तो उसका वेपर प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है, तो यहाँ पर एकदम से उसका वेपर प्रेशर यहाँ कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन की बात अगर हम करें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है। तो जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि सॉल्यूशन को हम का टेम्परेचर हम कम करेंगे, उसको फ्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, सॉल्यूशन जो है वो पॉइंट ई पर जा कर के फ्रीज़ होगा, और पॉइंट ई जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है TF, उसको हम कहते हैं
द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर इस तरह से बढ़ रहा है, तो TF की जो वैल्यू आ रही, TF नॉट की जो वैल्यू आ रही है, यानी कि प्योर सॉल्वेंट की जो वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा है, और जो हमारा सॉल्यूशन है उसका जो टेम्परेचर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर, उसकी वैल्यू जो है कम है। ठीक है, इसमें जो डिफरेंस आया है, ठीक है, ये जो डिक्रीज़ आया है कितना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हम वर्ड लिखते हैं डेल्टा TF, जैसे हम वहाँ पे डेल्टा TB लिखते थे, सिमिलरली हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डेल्टा TF इज़ इक्वल टू, बस थोड़ा सा उससे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, हम हमेशा बड़े में से छोटी टर्म को माइनस करते हैं। डेल्टा TF यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या चीज़ है, डेल्टा TF, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। ठीक है, TF नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा जैसे हमने डेल्टा TB को डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखा गया कि जो डेल्टा TF है यानी कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे डेल्टा TB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसी तरीके से जो डेल्टा TF है वो देखा गया कि वो भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डेल्टा TF दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है, और अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएं तो इसकी जगह हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, KF इंटू में M। तो ये जो है KF, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे हमारा KB क्या था, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट था, इसी तरीके से KF क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसको हम और क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। एंड सिमिलरली हम KF को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कहेंगे कि KF यानी कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी इज़ 1। अगर मोलैलिटी 1 हो जाए, अगर ये M की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा बेटा, जो KF है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा TF के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दैट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। क्लियर होगी आपको ये बात। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास डेल्टा TF और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशनशिप। सिमिलरली हम यहाँ पर जो M है, अब आप देख सकते होंगे कि कैसे ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज जो ये फैक्टर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलैलिटी पे। और मोलैलिटी क्या होते हैं, मोलैलिटी के अंदर हम किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं। तो डेल्टा TF नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम M की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, ठीक है, हमने सुबह भी डिस्कस किया था, पहले भी डिस्कस किया इससे पहले, M क्या होता है, मोलैलिटी। और मोलैलिटी को हम कैसे लिखते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू में 1000 बाय में हमारे पास W1। ठीक है, तो ये था हमारे पास। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप जो M2 है वो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ ले जाएं, M2 इज़ इक्वल टू 1000 इंटू में W2 इंटू में KF अपॉन में W1 इंटू में डेल्टा TF। ठीक है, तो इसका आप यूज़ करके क्या निकाल सकते हो, M2 को निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के अंदर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, ठीक है, जो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या है, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं हमारे पास। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो कार होती हैं, कार, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स या गाड़ियाँ जिसको हम बोलते हैं, उनके जो रेडिएटर लगे होते हैं उनके अंदर पानी डाला जाता है, पानी डाला जाता है कार के रेडिएटर्स के अंदर। ठीक है, तो जब सर्दियाँ आती हैं तो क्या होता है, जो कार के रेडिएटर्स होते हैं उनका जो पानी है वो जम जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है।
तो वो पानी जमे ना, इसके लिए उसके अंदर क्या चीज़ ऐड की जाती है, जो वाटर है उसके अंदर हम इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स करते हैं। क्या चीज़ हम मिक्स करते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इसको हम एज एन एंटी फ्रीज रिएजेंट यूज़ करते हैं, इसको एंटी फ्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों ऐड किया जाता है? जब हम वाटर के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से जो वाटर 0 डिग्री पे जम रहा था वो अब 0 से कम टेम्परेचर पे जमेगा। ठीक है, यानी कि जब तक बाहर वाला टेम्परेचर 0 डिग्री से कम नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक उसकी बर्फ़ नहीं बनेगी। ठीक है, तो वाटर प्लस इथाइलिन अल्कोहल ग्लाइकोल का जो ये मिक्सचर है, इसको हम एज एन एंटी फ्रीज यूज़ करते हैं कार रेडिएटर्स पे। वो किस फिनोमिना पे बेस्ड है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड है। सिमिलरली जो ऐसी जगह होती है जहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, स्नो ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो सड़कें होती हैं उसके ऊपर क्या चीज़ ऐड कर दी जाती है, जो आइस होती है ना, उसके अंदर सॉल्ट को ऐड कर दिया जाता है, नमक मिला दिया जाता है। ठीक है, तो आइस प्लस सॉल्ट का जो ये कॉम्बिनेशन बनता है, ये भी कैसा कॉम्बिनेशन हो जाता है, मतलब इस जो सॉल्ट, अगर हम प्योरली आइस लें, ठीक है, मतलब या वाटर, जो हमारा वाटर है सड़कों के ऊपर, हम उसके ऊपर क्या डालते हैं? सॉल्ट डाल रहे हैं। जो वाटर है वो तो 0 डिग्री पे जमेगा, लेकिन अगर हम उसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे तो वो 0 से कम टेम्परेचर पे जमेगा। तो जब तक बाहर वाला टेम्परेचर और कम नहीं हो जाता तब तक ये नहीं जमता। इसका अगर मैं देखूँ आइस प्लस सॉल्ट के अंदर एग्जैक्टली वैल्यू क्या है हमारे पास, -21 डिग्री सेल्सियस की इसकी वैल्यू होती है। -21 डिग्री सेल्सियस जब तक बाहर का टेम्परेचर नहीं हो जाता तब तक ये जो मिक्सचर है, यानी कि जो स्नो है, वो सड़कों पे नहीं जमेगी। ठीक है, यानी कि जो वाटर है वो नहीं जमेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास 2 एप्लीकेशंस कह सकते हो आप इसको इन द ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा हो गया है। अब हमारा इसके अंदर न्यूमेरिकल्स रह गए हैं और एक जो सुबह हमने डिस्कस किया था जैसे KF के बारे में, है ना, कि KF जो था, सॉरी KB जो था वो हमारा LV से रिलेटेड था। इन दोनों के बीच में हमने रिलेशनशिप डिस्कस किया था। सिमिलरली हमारा जो KF होता है उसका भी रिलेशनशिप होता है किसके साथ? जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसके साथ। सेम वैसा ही हम लिखेंगे इसको। ठीक है, जैसे हमने मॉर्निंग के अंदर लिखा था, तो वो वाला डेरिवेशन जहाँ पर हमने सिर्फ KB यूज़ किया था वर्ड, वहाँ पर आप KF यूज़ करें, और जहाँ पे हमने TB यूज़ किया था वर्ड, वहाँ पर आप TF को यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। इसको हम नेक्स्ट उसके अंदर ले लेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होता जा रहा है, और एक साथ में हम इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेंगे और हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया वो भी हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।